नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 12th हिंदी का पेपर हल करेंगे, जो कि 3 घंटे और 80 मार्क्स का था। सेट 1 पेपर में कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 45 बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देना था। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए गए हैं। पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है। दोस्तों, गद्यांश पद्यांश चाहे पठित हो या अपठित, आप इनको इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक यदि संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाएंगे। मैं इस गद्यांश को पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। वृद्धजनों को संस्कारों और रीति रिवाजों का वाहक क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि वे इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराओं के समाप्त होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त परिवारों का विघटन। अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों को परिवार की धुरी क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, परिवार में सद्गुणों और संस्कारों की नींव रखने के कारण। अगला प्रश्न वृद्धजनों का अनादर करने के परिणामों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत। तो इसका सही उत्तर है डी, भौतिक और आध्यात्मिकता का असंतुलन। अगला प्रश्न बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और तिरस्कार का कारण है। सही उत्तर है बी, भौतिक जीवन शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न है भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि ने जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ क्या दुखद स्थितियां दी हैं? तो सही उत्तर है ए, शारीरिक और मानसिक व्याधियां। अगला प्रश्न है युवाओं को वृद्धों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो सही उत्तर है ए, वृद्धों का अनादर और अपमान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए गद्यांश में वृद्धों से क्या अपेक्षा की गई है? तो सही उत्तर है डी, पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना। अगला प्रश्न भौतिक जीवन शैली से हमारी आस्थाओं के मूल्य ही बदल गए हैं, पंक्ति का आशय है। तो इसका सही उत्तर है ए, भौतिक जीवन शैली ने हमें अर्थ प्रदान बना दिया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्य बदलते जा रहे हैं। कारण भौतिक जीवन शैली का प्रभाव सर्वत्र हावी हो रहा है। तो सही उत्तर है ए, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न संख्या 2, जिसमें 2 काव्यांश दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक काव्यांश को हल करना है और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यह काव्यांश पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कठिनाइयों और संघर्षों को सहन कर पांडवों में किस प्रकार का बदलाव आया? तो इसका सही उत्तर है बी, व्यक्तित्व निखर गया।
भगवान हस्तिनापुर क्यों आए थे? सही उत्तर है सी, पांडवों का संदेश लेकर। अगला प्रश्न, तो दे दो केवल 5 ग्राम पंक्ति में निहित जीवन मूल्य है। सही उत्तर है ए, संतोष। अगला प्रश्न, परिजन पर अस न उठाएंगे पंक्ति में प्रयुक्त अस का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है सी, तलवार। विवेक के मर जाने से क्या होता है? सही उत्तर है ए, मनुष्य का नाश होता है। इसके अथवा में जो काव्यांश दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर काव्यांश है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्यांश में अनमोल रतन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बी, जिसका मूल्य आंका न जा सके। अगला प्रश्न, किस पर स्वर्ग न्यौछावर करने की बात की गई है? तो सही उत्तर है ए, मित्रता पर। काव्यांश में वक्ता द्वारा युद्ध में सम्मिलित होने का कारण है। सही उत्तर है सी, ऋण चुकाना। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ पंक्ति में स्कंद का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है सी, कंधा। अगला प्रश्न है, धन को धूल समझने के क्या कारण हो सकते हैं? सही उत्तर है ए, जीवन का अस्थायित्व। अगला प्रश्न है, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? तो सही उत्तर है डी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? सही उत्तर है बी, दृश्य के साथ लेखन। खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है, मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। अगला प्रश्न, समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? तो सही उत्तर है डी, 6। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? डी, फीचर। अगला प्रश्न, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से लिया गया है। यह वृत्तांत दशानन सुनेहु, अति विषाद पुन पुन सिर धनेहु, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताय जगावा, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देधर वैसा, कुंभकर्ण बूझा को भाई, काये तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेई अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। दशानन के बार बार सिर धुलने का कारण क्या था? तो सही उत्तर है डी, लक्ष्मण का स्वस्थ हो जाना। अगला प्रश्न, अत्यधिक शोक से बेचैन होकर रावण किसके पास गया? सही उत्तर है सी, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को असमय जगाने के पीछे रावण की क्या मनोदशा रही होगी? तो सही उत्तर है डी, कुंभकर्ण की शक्ति पर भरोसा। अगला प्रश्न है, जागा निश्चर देखिए कैसा पंक्ति में निश्चर से किसे संबोधित किया गया है? तो सही उत्तर है बी, कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? सही उत्तर है सी, दुखी होने का कारण। अगला प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो गद्यांश है वो भक्तिन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन
प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? तो सही उत्तर है बी, कविता लिखने की। अगला प्रश्न है, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, पंक्ति का आशय है। तो सही उत्तर है बी, रात अधिक होना। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार लेखिका का जानवरों के प्रति किस प्रकार का भाव व्यक्त हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रेम का। इसमें दोनों ही सही हो सकते हैं, प्रेम का और वात्सल्य का। दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रात अधिक हो जाने के बाद भी भक्तिन जागने का प्रयास क्यों करती रहती थी? तो इसका सही उत्तर है डी, लेखिका को अकेली न छोड़ने के विचार से। गद्यांश के अनुसार भक्तिन का लेखिका के प्रति किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है? सही उत्तर है सी, स्वामी भक्ति। अगला प्रश्न, जिसमें जो कि पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित हैं, एक एक अंक के 10 MCQ टाइप 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, जब यशोधर पंत ने अपने आखिरी फाइल का फीता बांधा था तब घड़ी में क्या समय हो रहा था? तो इसका सही उत्तर है सी, 5:25। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था? तो सही उत्तर है डी, पाठशाला जाने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का शहर क्यों कहा गया है? तो सही उत्तर है बी, पूर्ण विकसित होने से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को छोटे मोटे टीलों पर आबाद क्यों किया गया था? सही उत्तर है बी, बाढ़ से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में लेखक सुबह शाम खेत पर ढोर चराते आदि समय भी कविताओं में क्यों रमे रहते थे? तो सही उत्तर है डी, कविताओं में मन रमने से। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना हो सकती है? तो सही उत्तर है बी, पीढ़ी का अंतराल, यानी 2 पीढ़ियों में गैप। अगला प्रश्न, जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। पंक्ति से यह पता चलता है कि उत्पादन अधिक होने से भाव नीचे जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। पंक्ति में केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है बी, राजधानी। अगला प्रश्न है, वसंत पाटिल का कक्षा में सम्मान क्यों था? तो इसका सही उत्तर है सी, पढ़ने में होशियार एवं शांत था। अगला प्रश्न, ड्रेसिंग गाउन पहनते हुए यशोधर बाबू की आंखों में नमी क्यों आ गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी भूषण के व्यवहार के कारण और किसंदा के याद आने के कारण। सही ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। खंड ब, पेपर का खंड ब का पहला प्रश्न है 7वां, जिसमें कि 4 टॉपिक दिए गए हैं। किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखने के लिए है, जो कि 6 अंक का है। रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, जो कि 3-3 अंक के, यानी 2 प्रश्न 6 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहानी की कथावस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजन, घटनाक्रम के आधार पर दृश्यों का निर्माण, कहानी में आई विवरणात्मक टिप्पणियों की मंच सज्जा या पार्श्व संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति, पर्याप्त मात्रा में संवादों की व्यवस्था, पात्रों के मनोभावों और द्वंद्व की उपयुक्त प्रस्तुति। कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है ख, रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? 19वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता के क्या कारण था? इसकी लोकप्रियता का क्या कारण था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाचार तथा समकालीन प्रस्तुति, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, खेलों का आंखों देखा हाल, गीत संगीत नाटक आदि मनोरंजक कार्यक्रम। लोकप्रियता का कारण मनोरंजन के अन्य साधन आम आदमी के लिए उपलब्ध न होना उस समय 19वीं शताब्दी में। सस्ता और सहजता से प्राप्त होने वाला साधन है रेडियो। किसी भी स्थान पर ले जाने की सुविधा होती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ग, लेखन से आप क्या समझते हैं? लेखन के लिए अभ्यास क्यों आवश्यक है और कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखन का अभिप्राय भाषा के सहारे विचारों और भावों की अभिव्यक्ति, कारण अभिव्यक्ति एवं विचार करने की क्षमता विकसित करने के लिए। कैसे का जवाब होगा परंपरागत विषयों से हटकर मौलिक लेखन के प्रयास तथा अभ्यास द्वारा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, जिनमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 9वें प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने थे और जिनका 80 शब्दों में उत्तर देना था, जो कि 4-4 अंक के यानी 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है क, पत्रकारी विशेषज्ञता का क्या अर्थ है? यह कैसे हासिल की जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पत्रकारीय विशेषज्ञता व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर भी किसी विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर क्षेत्र या विषय के मुद्दों की सहजता से व्याख्या कर सकने की क्षमता। कैसे प्राप्त कर सकते हैं विशेषज्ञता? माध्यमिक और स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करके, संबंधित विषय का साहित्य पढ़कर, विषय एवं सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े लोगों से संपर्क बनाकर। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। ख, अगला प्रश्न देखिए ख, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्रकारों के प्रकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पत्रकारीय लेखन पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूप हैं। पत्रकार के प्रकार पूर्णकालिक, किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी को पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। अंशकालिक पत्रकार, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्र के लिए कार्य करने वाले पत्रकार को फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ग, टीवी पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? किन्हीं 4 के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। टीवी पर प्रसारित सूचनाओं के विभिन्न चरण: फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। अब इनको विस्तार से एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, कोई बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाए। ड्राई एंकर, एंकर के द्वारा बिना दृश्यों के रिपोर्टर द्वारा मिली जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर। फोन इन, एंकर द्वारा घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फोन पर बात करके अधिक से अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना। एंकर विजुअल, एंकर द्वारा घटना के दृश्य या विजुअल मिलने पर और उन दृश्यों के आधार पर पढ़ी जाने वाली खबर एंकर विजुअल कहलाती है। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन, घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के कथन दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रमाणित करना एंकर बाइट कहलाता है। लाइव, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, किसी भी खबर को घटना के दृश्य,
प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट, ग्राफिक आदि के साथ संपूर्णता से पेश करना एंकर पैकेज कहलाता है। किन्हीं चार को विस्तार से व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे या लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 3-3 अंक के यानी 2 प्रश्न 6 अंक के हैं। पहला प्रश्न देखिए, क आत्म परिचय कविता में कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि को संसार अपूर्ण लगने के कारण संसार की विषमता हैं, सुख दुख से निर्लिप्त होकर अपने अनुसार रहना, संसार की स्वार्थी वृत्ति, भावनाओं को अधिक महत्व देना तथा संसार का भावशून्य होना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ख, 10वें प्रश्न का ख प्रश्न देखिए, कविता और फूलों के बीच की समानता और अंतर को कविता के बहाने कविता के संदर्भ में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता और फूलों में समानता, दोनों का अपने सौंदर्य, सुगंध और प्रभाव से सबको लुभाना अंतर है। फूलों में सौंदर्य, सुगंध और जीवन सीमित, किंतु कविता का प्रभाव शाश्वत एवं देशकाल की सीमा से परे होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। 10वें का ग देखिए, कृषक अधीर होकर बादल को क्यों बुलाता है? बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। परिवर्तन की आशा से, खुशहाली की आशा से, शोषण से मुक्ति की आशा से, उन्नत खेती की आशा से। इस तरह से इनमें से कोई भी 3 बिंदु व्याख्या सहित लिखे जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 2-2 अंक के यानी 4 अंक के 2 प्रश्न हैं। पहला देखिए, क तुलसी ने अपने पद धूत कहों अवधूत कहों में अपने स्वाभिमान को कैसे व्यक्त किया है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावों तथा वर्ग भेद की अवहेलना करके धर्म के आधार पर समाज का विभाजन करने वाले दुराग्रहों का तिरस्कार करके। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ख, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज के पन्ने को खेत की तरह क्यों कहा है? समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। खेत की तरह ही कागज के पन्ने पर कल्पना के सहारे भावनाओं रूपी बीजों के अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो कृति यानी रचना का रूप धारण करने के कारण ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न ग, उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भोर के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, जिसमें से उगते सूर्य की श्वेत आभा झांकने लगती है। उस समय ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही है। इस तरह से लिखा जा सकता है आंसर। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से कोई 2 प्रश्न करने थे, जो कि 3-3 अंक के यानी 2 प्रश्न 6 अंक के। 12वें का देखिए, बाजार दर्शन पाठ में बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाजार की चमक दमक से प्रभावित हो अनावश्यक खरीदारी करने के कारण, आँखों के माध्यम से मस्तिष्क पर असर होने के कारण, मन में असंतोष और अतृप्ति के कारण। अगला प्रश्न है ख, अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। इस कथन में लेखक ने पानी के लिए इंद्र सेना के निकलने को अंतिम उपाय क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पूजा पाठ, कथा विधान, अनुष्ठान आदि करने के उपरांत भी वर्षा न होने पर पारंपरिक अंधविश्वास होने के कारण, इंद्रसेना द्वारा पानी मांगने की गुहार लगाने से वर्षा होने की संभावना पर आस्था के कारण, बच्चों की निश्चल
प्रार्थना ईश्वर के द्वारा अवश्य सुनी जाने के विश्वास के कारण ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ में आई पंक्ति अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी के द्वारा लेखक ने किस स्थिति की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। महामारी के कारण गांव में पसरा सन्नाटा, प्रकृति की मनुष्य के दुख में दुखी होने की स्थिति, महामारी से पीड़ित एवं मृत्यु से भयभीत होना। इस तरह से कोई भी 3 बिंदु एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से कोई भी 2 प्रश्न हल करने थे, जो कि 2-2 अंक के यानी 4 अंक के 2 प्रश्न। पहला, क जेठ महीने में शीर्ष अन्य पेड़ों से अलग कैसे है? जेठ महीने में शीर्ष अन्य पेड़ों से अलग कैसे है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जेठ की तपती गर्मी में भी हरा भरा फूलों से लदा होना, कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रचारक, बड़ा और छायादार होना। कोई भी 2 बिंदु एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ख श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जातिवाद का पोषक किसे कहा गया है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जातिवाद के पोषक जातिवाद को मानने वाले को कहा है। जातिवाद के पोषक किसे कहा गया है? जो जाति प्रथा को मानते हैं। कारण, श्रम विभाजन के लिए जाति प्रथा को समाज के लिए आवश्यक मानने तथा उचित ठहराने के कारण ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, ग कवि और कविता के संबंध में भक्तिन का ज्ञान बड़ा है, आदर भाव नहीं। महादेवी जी के इस कथन का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। महादेवी जी के संपर्क में रहकर भक्तिन कवियों के विषय में महादेवी जी के संपर्क में रहकर भक्तिन कवियों के विषय में थोड़ा समझने लगी थी, पर वह उनकी प्रतिभा से अधिक महत्व उनके लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देती थी। भक्तिन के द्वारा साहित्यकारों को दिया जाने वाला सम्मान उनके द्वारा महादेवी को दिए जाने वाले सम्मान की मात्रा पर निर्भर था। तो यह था CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12 हिंदी का पेपर सेट 1। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।